हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में समाजीकरण का अर्थ और समाजीकरण की विशेषताएं करी थी। उसी को ही कंटिन्यूअस करते हुए आज हम बात करेंगे समाजीकरण के उद्देश्य और समाजीकरण के स्तरों के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि समाजीकरण क्या होता है, एक सीखने की अवस्था होती है। और जब बालक समाज के संपर्क में आता है और वह समाज का जब क्रियाशील सदस्य बनता है तो वह अपने सीखने की अवस्था, जो कुछ भी वो सीखता है तो वो जो है वो समाजीकरण कहलाता है। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे बच्चों के। जो बच्चे जो है वो समाज में ना पलकर कहीं कोई भेड़िए की मान में पला है, कोई कमरे में बंद रहा है, तो उनका जो है वो समाजीकरण सही तरीके से नहीं हो पाया है। तो समाजीकरण जो है वो बहुत ज़रूरी अवस्था है। और समाज के अंदर यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं या समाज के एक सदस्य बनते हैं तो हमें समाजीकरण होना हमारा ज़रूरी होता है। और समाजीकरण के द्वारा ही हम अपने रीति रिवाज, मूल्यों, जनरीतियों, लोकाचारों, आदर्शों को हम सीखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं समाजीकरण के उद्देश्य के बारे में। देखिए, समाजीकरण के उद्देश्य में क्या होता है कि बच्चे को ये सिखाया जाता है कि समुदाय में घुलने मिलने के लिए उन्हें किन बातों की आवश्यकता होती है और समाज में रहकर ही वह बच्चा अपनी क्षमताओं का विकास करता है। ब्रूम और सेंजिक समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने समाजशास्त्र के उद्देश्यों के अंदर बताया है कि पहला जो उद्देश्य है वो है आधारभूत नियमों का विकास। देखिए, सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुशासन और नियमबद्धता बहुत ज़रूरी होती है। और मनुष्य में इन्हीं नियमबद्धता और अनुशासन को उत्पन्न करने के लिए हमें सामाजिकरण की प्रक्रिया को जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है या हम उसको आत्मसात करते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख। ठीक है, ये क्या होता है? टू टीच परफॉर्मेंस ऑफ सोशल रूल्स। मतलब हमें जो है अपने माता पिता द्वारा, हमें अपने शिक्षकों द्वारा, हमें अपने दोस्तों द्वारा, जिनसे भी हम मिलते हैं, अलग अलग भूमिकाएं हम निर्वहन करते हैं, अनेक पद ग्रहण करते हैं। कहीं हम बेटी का होते हैं, कहीं हम पिता होते हैं, कहीं हम पति होते हैं। तो अलग अलग भूमिकाएं हम निर्वहन करते हैं और ये सब हमें समाजीकरण के द्वारा पूरा होता है। नेक्स्ट इसमें लिखा है क्षमताओं का विकास। मतलब आपकी डेवलपमेंट जो है वो स्किल्स को डेवलपमेंट किया जाता है समाजीकरण के द्वारा। क्योंकि सरल समाजों के अंदर क्या होता था कि परंपरागत व्यवहार जो होते थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते थे, किंतु उच्च तकनीकी ज्ञान होने के कारण जो है व्यक्ति अपने स्किल्स को है वो और ज़्यादा डेवलप करता है। और वो हम कहाँ सीखते हैं? समाज में। और लास्ट पॉइंट है इसका कि आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। मतलब समाजशास्त्र के अंदर समाजीकरण जो है वो हमारी नियमबद्धता के साथ साथ हमारी इच्छाओं की, हमारी आकांक्षाओं की भी पूर्ति करता है। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि कुछ लोग पुरोहित बनने की या पंडित बनने की इच्छा जाहिर करते हैं और उच्च और विकसित समाजों के अंदर जो है लोग व्यापारी, वैज्ञानिक और इंजीनियर बनने की इच्छा रखते हैं। तो हर समाज के अकॉर्डिंग जो है वो इच्छाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि समाजीकरण के स्तर और प्रक्रिया, स्टेजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, है ना। हम स्टेजेस और प्रोसेस दोनों चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम ये कहते हैं कि बच्चे का जो समाजीकरण है वो बच्चे के जन्म होते ही मतलब उसके जन्म लेने के बाद ही प्रारंभ हो जाती है। बच्चा हाथ पैर चलाता है, बच्चे के अंदर एक मस्तिष्क होता है, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जाने वाले उसके हाथ हैं, उसकी गर्दन है। ये कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो हमें पशु समाज से अलग करती है। और सीखने का कार्य जो है वो केवल समाज में ही संभव हो पाता है। और क्योंकि हमारे अंदर एक विशिष्ट संरचना होती है, इसी बात को
एग्जाम्पल देते हुए पार्सन्स कहते हैं कि बच्चा उस पत्थर के समान होता है जिसे जन्म के समय समाज रूपी तालाब में फेंक दिया जाता है। मतलब समाज को एक तालाब माना गया है और जिसमें रहकर वो अपना समाजीकरण करता है और जिसके अंदर जो है वो समाज का अंग बनता है। तो ये कुछ स्टेजेस है, जैसे मौखिक अवस्था, शोच अवस्था, एडिपल अवस्था, किशोरावस्था, ठीक है। इसके साथ साथ युवा अवस्था, इसके साथ साथ प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो ये कुछ ऐसी स्टेजेस हैं जिनको हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल स्टेज, या जिसको हम मौखिक अवस्था कहते हैं। मौखिक अवस्था के अंदर जो है वो कौन से बच्चे आते हैं? इसमें वो बच्चे आते हैं जो बिल्कुल पैदा होते हैं और जिनको हम बिल्कुल यूं कह दीजिए कि नवजात शिशुओं को हम कह सकते हैं, इसके अंदर ले सकते हैं, जिसमें उन्हें सर्दी, गीलेपन और अपनी सुविधाओं असुविधा जब भी होती है तो वो रोते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो अपना सुख दुख जो है वो अपने मुंह के हाव भाव से ही प्रकट कर पाता है, क्योंकि उसके पास बोली तो होती नहीं है, भाषा नहीं होती है। और इस अवस्था में सबसे ज़्यादा उसकी शिक्षक जो होती है वो उसकी माँ होती है। अब हम बात करेंगे एनल स्टेज की। एनल स्टेज, जिसको हम शोच अवस्था कहते हैं, इस अवस्था के अंदर जो है बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने आप को थोड़ा सा संभाल सकता है। वो अपनी जो है एक्सप्रेशन दे देता है। उसके हाथ साफ करना, कपड़े मैले ना करना, इस तरह की बातें हम उसको सिखा भी सकते हैं। इस अवस्था में माँ की जो भूमिका होती है वो बहुत दोहरी हो जाती है। एक तरफ वो बच्चे को शौच का प्रशिक्षण भी देती है और दूसरी तरफ वो परिवार के सभी कार्यों में भाग भी लेने की उसको शिक्षा देती है। अब हम अगली स्टेज पर आते हैं। अगली जो स्टेज है वो है इडीपल स्टेज, या जिसको हम आइडेंटिफिकेशन स्टेज भी कहते हैं, या जिसको हम तादात्म्यकरण की अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था जो होती है वो लगभग 4 वर्ष से लेकर और 12-13 वर्ष तक की आयु होती है। इस अवस्था में बच्चा पूरे परिवार का सदस्य हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा जो है उसमें ये फीलिंग आने लग जाती है कि मैं लड़का हूँ या ये लड़की है। तो वो जो है अपने माता पिता के साथ जो है उस तरह की भावनाएं व्यक्त करने लग जाता है। जैसे गर्ल्स जो हैं वो तैयार होना, साड़ी पहनना, या इस टाइप से लड़के जो हैं वो बिल्कुल इस टाइप से, जैसे खेल के उनके शौक़ बदल जाते हैं, ये लड़कों वाले शौक़ उनके अंदर आने लग जाते हैं। तो ये सारी स्थिति जो होती है वो तादात्म्यकरण की अवस्था की मानी जाती है। अब हम बात करते हैं अडोलसेंस, जिनको हम किशोर अवस्था भी कहते हैं। ये जो अवस्था होती है ये प्राय ऐसी अवस्था होती है जिसमें युवा बालक और बालिका अपने माता पिता के नियंत्रण से स्वतंत्रता चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम जो भी हैं हम हैं। मतलब उनको पेरेंट्स की बातें इतनी अच्छी नहीं लगती, और इस एज के अंदर बच्चा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करता है। हर जगह वो स्वतंत्र रहना चाहता है। उसको किसी तरह के यूं कह दीजिए कि बाउंडेशंस पसंद नहीं आती है। इस कारण इस अवस्था को अडोलसेंस अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अडल्ट स्टेज या यूथ की स्टेज। ये जो है वो एक ऐसी भूमिका हो जाती है, इसमें एक व्यक्ति या एक बच्चा तो नहीं कहेंगे अपन, इसमें एक व्यक्ति जो है एक पति की, पिता की, दामाद की, ऑफिसर की, मतलब इन भूमिकाओं का निर्वहन करने लग जाता है और इसके अनुरूप ही वह अपनी भूमिका निभाता है। मोस्टली इस स्टेज में जो है बच्चे शादी वादी करने का भी फैसला लेने लग जाते हैं। इसी कारण इस अवस्था को युवा अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि मैच्योर स्टेज जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। ये स्टेज ऐसी स्टेज होती है जिसमें व्यक्ति का सामाजिक दायित्व बढ़ जाते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें वो अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा, उनके विवाह करना आदि भार संभालने लग जाता है। उसे माँ बाप के रूप में और ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी या कर्मचारी या सेवक के रूप में नए उत्तरदायित्व संभालने होते हैं।
तो इस स्टेज को हम मैच्योर स्टेज भी कहते हैं। लगभग ये जो अवस्था होती है 50, 55, 60, ये वाली जो आयु की अवस्था होती है वो ये अवस्था होती है। और अंत में हम बात करते हैं ओल्ड स्टेज की, जिसको हम वृद्धावस्था भी कहते हैं। वृद्धावस्था देखिए, ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और उसके सामाजिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाते हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाता है और वह दादा, परदादा, ससुर, नाना, ये ऐसे नए पद को ग्रहण कर लेता है और उन्हीं के अनुरूप अपनी भूमिकाएं भी निभाता है। इस स्टेज को हम रिटायरमेंट स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि मोस्टली ये वाली जो स्टेज है वो व्यक्ति के 60 ईयर कंप्लीट करने के बाद की स्टेज होती है। और अब वह आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं रहता है, उसे पराश्रित होना पड़ता है, उसे अपनी अनेक इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। नई परिस्थितियों को से वो अनुकूलन न करने के कारण कई बार जो वृद्धावस्था है वो तनाव की अवस्था हो जाती है। इस प्रकार हम देखते रहते हैं कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती है और वह कुछ ना कुछ सदैव ही सीखता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो है, जो ओल्ड एज की स्थिति होती है, इसके अंदर हमें जो है अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी स्टेज होती है जिसमें उन्होंने वो हमारे लिए जिए हैं। तो अब समय हो जाता है कि हम उनके लिए जिएं, क्योंकि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने हमारा समाजीकरण बहुत ज़्यादा किया है। तो अब जो है हमारा समय है कि हम उनका समाजीकरण करें। तो ये एक सीखने की जो अवस्था होती है बच्चे, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। व्यक्ति का हर स्टेज पर समाजीकरण होता है। ये जो मैंने आपको इतनी जो स्टेजेस बताई हैं, मौखिक अवस्था, शौच अवस्था, ये सब स्टेजेस में बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है और अपनी भूमिकाओं के निर्वहन के साथ साथ वह समूह और समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को भी ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण द्वारा ही बच्चा जो है अपने सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप आचरण करता है, जिससे क्या है, समाज में एक नियंत्रण बना रहता है, समाज में एक सिस्टम बना रहता है। आशा करती हूँ आपको समाजीकरण का ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, ये सब जो है आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। आपके सुझावों को जो है मेरे चैनल पर हमेशा आमंत्रित हैं। थैंक यू वेरी मच।